MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा और आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज शो ये भारत की बात है। दर्शकों, आज की खबर बहुत बड़ी खबर है। कुछ दिन पहले आपको पता है दिल्ली में क्या हुआ? एक कार आई थी, आपको याद है ना? और कार में होता है धमाका। उसमें बैठे हुए थे सुसाइड बॉम्बर जो फिदायीन हमला करने में माहिर थे। लेकिन अब पाकिस्तान में बैठे आतंकी कह रहे हैं हमारे पास 1000 सुसाइड बॉम्बर हैं। यानी वो 1000 आतंकी जिहादी जो भारत में आकर हमला करने के लिए खुद भी मरेंगे और कईयों को मारने के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन आज इनकी एक एक हरकत बताऊंगा आपको और सेना की तैयारी क्या है वो भी बताऊंगा। पहली तस्वीर दिखाइए। दुनिया भर में इस समय दर्शकों माहौल ठीक नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप कई देशों को धमकी दे चुके हैं और इधर बैठा है पाकिस्तान जो भारत में आतंकियों की घुसपैठ कराता है और पाक से भारत के खिलाफ फिर से बड़ी साजिश रची जा रही है। ये तो ट्रेलर हैं दर्शकों। इधर देख रहे हैं आप इन आतंकियों को। इनको लगता है पिक्चर दिखानी ही पड़ेगी। भारतीय सेना क्या पिक्चर दिखाएगी ये बताऊंगा, लेकिन ये मसूद है दर्शकों। यही है वो मसूद जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बिल में छिप गया था और अब फिदायीन तैयार कर रहा है, सुसाइड बॉम्बर तैयार कर रहा है। एक दो नहीं, 1000। और दर्शकों मैं आपको बताता हूं, आज मसूद ने गीदड़ भपकी दी है और वो कह रहा है हमें मोबाइल फोन टीवी कुछ नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ मरना है और मारना है। सुनिए जरा। ना ये कहते हैं अमेरिका का वीजा मिल जाए, ना ये अल्लाह से गाड़ी मांगते हैं, ना नए तर्ज का मोटरसाइकिल मांगते हैं, ना अल्लाह ताला से आईफोन मांगते हैं। ये अल्लाह से कहते हैं अल्लाह शहादत दे दे, हमारे अमीर के दिल में डाल दे। कभी क्या तरीका अख्तियार करते हैं, रब से मुलाकात का इनको इतना शौक है, इतना शौक है। ये एक नहीं है, ये 2 नहीं है, ये 100 नहीं है, ये 300 नहीं है, ये 1000 नहीं है। तादाद बता दूं तो कल दुनिया के मीडिया पर शोर मच जाएगा। ये चलेंगे इंशाअल्लाह, ये जाएंगे इंशाअल्लाह, इनका रब इनको कबूल करेगा इंशाअल्लाह। दर्शकों, सिर्फ इनके जहन में जहर भरा हुआ है और ये फटने को तैयार हैं क्योंकि इन्हें जन्नत के ख्वाब दिखाए जा रहे हैं। लेकिन आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं, ये देख रहे हैं आप। यूएस आर्मी इस समय पाकिस्तान में है और पाकिस्तानी आर्मी के साथ युद्धाभ्यास कर रहे हैं दर्शकों ये लोग। लेकिन ये युद्धाभ्यास इतना आसान नहीं है क्योंकि ईरान में खौफ पैदा करने के लिए किया जा रहा है, इसलिए इसे समझना कठिन हो रहा है दर्शकों। लेकिन आपको बताता हूं मैं, पाकिस्तान की जमीन से इधर ईरान के खिलाफ साजिश की जा रही है। अमेरिका को क्या पाकिस्तान हमला करने के लिए जमीन देगा ये आपको बताऊंगा। और दूसरी तरफ मैंने आपको बताया ये आतंकी जिहादी भारत की तरफ निगाह डालकर बैठे हुए हैं। यानी एक तरफ टारगेट पर ईरान और दूसरी तरफ भारत में आतंकी घुसपैठ को तैयार है। लेकिन दर्शकों आपको बताता हूं, ये जितने भी आतंकी हैं और ये जितने भी जिहादी हैं, इनको आज ये तस्वीर देख लेनी चाहिए और आप भी गर्व से इस तस्वीर को देखिए। यह है भारत की भैरव ब्रिगेड। पहले आप तस्वीर देखिए। एमएन सुनवाई। लेकिन दर्शकों बड़ी बात आपको पता है क्या है? इनको तो 72 हुरों के पास भेजेंगे, लेकिन आज
आर्मी की वेस्टर्न कमांड ने बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है। तो ये आतंकी, ये पाकिस्तानी बहुत बड़ी साजिश रच रहे हैं। सुनिए जरा कमांडो क्या कह रहे हैं। वेस्टर्न फ्रंट पर युद्ध की संभावनाएं बहुत प्रबल हैं। पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध मैत्रीपूर्ण नहीं हो पाए हैं। उसकी पॉलिसी है ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स, यानी कि आतंकवादी हमलों से हमें नुकसान पहुंचाते रहना। दर्शकों, सुना आपने, यही है इनकी कोशिश। ये भारत में हमला करना चाहते हैं, दिन रात उठते बैठते बस यही सोचते हैं। लेकिन इन्हें ये देख लेना चाहिए, मुनीर की एक गलती, आतंकी एक गलती करेंगे तो उन्हें सबक सिखाने के लिए सेना तैयार है। दिखाइए जरा। लेकिन दर्शकों, आप इसे समझिए, पाकिस्तान की धरती से आतंकी भारत पर हमला करना चाहते हैं और अमेरिकी आर्मी वहां पर पहुंची हुई है। यानी एक ही जमीन से दो साजिश। और मुनीर गद्दारी भी कर रहा है। ये देख रहे हैं आप ही, ये कैसे ईरान में जबरदस्त माहौल बना हुआ है। पहले आप सुनिए, फिर बताऊंगा इसके बारे में। दर्शकों, इस समय ईरान में यही हालात बने हुए हैं, आप देख रहे हैं ना। यानी वहां पर ऐसे हालात बने और यहां ये एआई जनरेटेड वीडियो दिखा रहा हूं। ये आतंकी भारत में भी ऐसी तैयारी कर रहे हैं, इसका खुलासा हुआ है। पहले इस तस्वीर को जरा समझिए, प्रतीकात्मक तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, सुनवाइए जरा। कनेक्शन स्थापित है। हाँ, कनेक्शन स्थापित है। सैटेलाइट लिंक मजबूत है। रिपोर्ट भेज रहा हूं। तैयारी पूरी है। निर्देश दो। समझ गया। एक्शन प्लान कंफर्म। ओवर और आउट। हाँ, कनेक्शन स्थापित है। सैटेलाइट लिंक मजबूत है। अब दर्शकों, पता है मैंने आपको ये क्यों बताया? क्योंकि ऐसा हो रहा है। ये देख रहे हैं आप, आतंकियों की सैटेलाइट कम्युनिकेशन ट्रैक की है इसी जगह पर, इसी गांव में। और यहां पर हमारे सहयोगी पहुंच गए, गुरसिमरन। वहां से उनकी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। यहाँ पर आप देखेंगे तो जो रिहायशी घर अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास हैं, वहां पर बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। लोगों से डिटेल्स मांगी जा रही हैं, चेक किया जा रहा है। क्योंकि आपको बता दें, सूचना जो मिली थी कि यहाँ पर जो है इंटरसेप्ट हुआ है एक थोराया कम्युनिकेशन, जिसके बाद बड़े पैमाने पर जो है वो सर्च अभियान यहाँ पर शुरू कर दिया गया है। भारतीय सेना के तमाम आला अधिकारी, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, जम्मू कश्मीर पुलिस, तमाम यहाँ पर पहुंच चुके हैं और अब पूरे इलाके की सघन तलाशी जो है वो इस वक्त की जा रही है। ये देख रहे हैं आप, सेना के जवान पहुंच गए उसी जगह पर जहां पर सैटेलाइट कम्युनिकेशन किया जा रहा था। यानी एक तरफ वो कह रहे हैं हमारे पास फिदायीन हमले के लिए 1000 से ज्यादा आतंकी तैयार हैं, तो क्या बहुत बड़ी प्लानिंग की जा रही है दर्शकों? क्योंकि सेना अब सर्चिंग कर रही है। हेलो हेलो वेस्टर्न फ्रंट पर युद्ध की संभावनाएं बहुत प्रबल हैं। पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध मैत्रीपूर्ण नहीं हो पाए हैं। उसकी पॉलिसी है ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स, यानी कि आतंकवादी हमलों से हमें नुकसान पहुंचाते रहना। जब दुनिया जंग के मुहाने पर खड़ी है, तब पाकिस्तान में हमास स्टाइल अटैक की प्लानिंग चल रही है। जैश के सरगना का लीक ऑडियो भारत पर बहुत बड़े खतरे का अलार्म है। ये 100 नहीं है, ये 300 नहीं है, ये 1000 नहीं है। उधर आतंकी साजिश का खुलासा हुआ, इधर आर्मी की वेस्टर्न कमांड के चीफ का इस खतरे पर सनसनीखेज खुलासा इस बात का सबूत है कि आतंकिस्तान में दुनिया भर की ताकतें कुछ ना कुछ पका रही हैं। वेस्टर्न फ्रंट पर युद्ध की संभावनाएं बहुत प्रबल हैं। पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध मैत्रीपूर्ण नहीं हो पाए हैं। उसकी पॉलिसी है ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स, यानी कि आतंकवादी हमलों से हमें नुकसान पहुंचाते रहना। लेकिन आतंकिस्तान ये भूल गया, जब भारत मारता है तो न ट्रंप बचा पाते हैं न जिनपिंग।
और इन दिनों तो खुद दोनों अपनी जान बचाने में लगे हैं। जरा सोचिए, भारत के भैरव उतरे तो आतंक के अड्डों का क्या हाल होगा। यानी ये इशारे बता रहे हैं पाकिस्तान आतंकी हमले की प्लानिंग में है और भारत जंग की तैयारी में। ऐसी जंग जिसमें न अमेरिका कूद पाएगा न चीन काम आएगा, क्योंकि खलीफा के खिलाफ साजिश रच रहे मुनीर को इस बार भारत ही ठिकाने लगाएगा। लेकिन दर्शकों, आज मैं आपको बताता हूं, अगर आतंकी तैयारी कर रहे हैं फिदायीन हमले की, तो कहां पर यह हमला करेंगे दर्शकों? क्योंकि अब सवाल सबसे बड़ा यही है, इनके टारगेट पर दर्शकों भारत है, भारत के कई शहर हैं। जब आधी दुनिया जंग के अखाड़े में कूद चुकी है, ईरान, ग्रीनलैंड, यूक्रेन जैसे देश ताबड़तोड़ हमले झेल रहे हैं, तब पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश रची है दर्शकों। आतंकियों ने आईएसआईएस स्टाइल में सुसाइड बॉम्बर तैयार किए, जो आपको इधर दिखाई दे रहे हैं। मसूद अजहर ने दावा किया कि उसके सुसाइड बॉम्बर पूरी तरह से तैयार है। मसूद ने नया ऑडियो जारी कर हजारों फिदायीन तैयार होने का दावा किया है। यानी ऐसे आतंकी जो बम बांध कर आएंगे और खुद को उड़ा देंगे, कुछ इस तरह से दर्शकों। सवाल यह कि बॉम्बर कहां पर धमाका करने की तैयारी में? क्या पाकिस्तान ने सीधा सीमा पार प्रॉक्सी वॉर को फिर से सक्रिय कर दिया है? यह सवाल है, क्योंकि मसूद की धमकी को एजेंसी और ऑपरेशनल चेतावनी की तरह देख रही है, कार्रवाई कर रही है। हालांकि मसूद के दावे अक्सर भर्ती और फंडिंग बढ़ाने के लिए भी होते हैं, ताकि इन आतंकियों को फंडिंग और नए आतंकी मिल सकें। लेकिन मौजूदा हालात में इस तरह की गीदड़ भपकी को नजरअंदाज करना जरूरी है, क्योंकि नजर रखनी पड़ेगी इन लोगों पर। मसूद का बयान सीधे भारत विरोधी उन्माद भड़का रहा है और इसलिए इंटेलिजेंस अलर्ट बढ़ा है और काउंटर टेरर तैयारी तेज हो गई है। सवाल वही, क्या यह धमकी का सिर्फ प्रोपेगेंडा वॉर का हिस्सा है? क्या दावा सिर्फ भारत में डर फैलाने और भटकाने की कोशिश है, या पाकिस्तान पहलगाम जैसे हमले की प्लानिंग कर रहा है, ताकि वर्ल्ड वॉर के करीब खड़ी दुनिया भारत आतंक पर लगातार प्रहार कर रहा है और इसीलिए आतंकी भारत को उसमें उलझाना चाहते हैं। लेकिन कैसे मसूद गीदड़ भपकी दे रहा है दर्शकों, सुनवाता हूं आपको। इस मजमे में अल्लाह के वो फिदाई मौजूद हैं जो रात के 3 बजे उठ के सिर्फ अल्लाह से शहादत मांगते हैं। ना ये कहते हैं कि कर्जे उतर जाएं, ना ये कहते हैं कि बीवी मिल जाए, ना ये कहते हैं मकान मिल जाए, ना ये कहते हैं दुकान मिल जाए, ना ये कहते हैं बच्चे फरमाबरदार बन जाए, ना ये कहते हैं यूरोप का वीजा मिल जाए, ना ये कहते हैं अमेरिका का वीजा मिल जाए, ना ये अल्लाह से गाड़ी मांगते हैं, ना नए तर्ज का मोटरसाइकिल मांगते हैं, ना अल्लाह ताला से आईफोन मांगते हैं। ये अल्लाह से कहते हैं अल्लाह शहादत दे दे, हमारे अमीर के दिल में डाल दे, मुझे पहले नंबर पे कर दे, मुझे आगे कर दे। तरह तरह की सिफारिशें कराते हैं, मुझे खत लिख लिख के धमकियां देते हैं कि हमें जल्दी भेज दो, वरना ये हो जाएगा, वरना वो हो जाएगा। मुझे अल्लाह का वास्ता दे के कहते हैं हमें जल्दी आगे भेज दो, हमें जल्दी आगे भेज दो। मुझे रसूल के वास्ते दे के कहते हैं हमें जल्दी आगे भेज दो। मुझे मदीना शरीफ की दुआएं दे के कहते हैं अल्लाह ताला आपको मदीना दिखाए, मुझे जल्दी आगे भेज दो। कभी क्या तरीका इख्तियार करते हैं, कभी क्या तरीका इख्तियार करते हैं। रब से मुलाकात का इनको इतना शौक है, इतना शौक है। ये एक नहीं है, ये 2 नहीं है, ये 100 नहीं है, ये 300 नहीं है, ये 1000 नहीं है। तादाद बता दूं तो कल दुनिया के मीडिया पर शोर मच जाएगा। ये चलेंगे इंशाअल्लाह, ये जाएंगे इंशाअल्लाह, इनका रब इनको कबूल करेगा इंशाअल्लाह। सुना आपने दर्शकों, ये क्या कह रहे हैं? हमें मोबाइल नहीं चाहिए, हम तो मरने के लिए तैयार हैं, 72 हुरों के पास जाना है। लेकिन एक्सपर्ट से आज हमने पूछा क्या है इसके मायने, क्या है आतंकियों की तैयारी। सुनिए जरा एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। मसूद अजहर को तो पाकिस्तान की सरकार दावा करती है कि उन्होंने उसको जेल में घुसाया हुआ है, तो जेल के अंदर से वो कैसे बयान दे रहा है? इसका सबसे बड़ा मतलब ये है कि पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई जानती है कि वो भारत से कोई युद्ध नहीं कर सकते, तो उन्हें इस तरह के एलईटी, लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, इस तरह के आतंकवादी गुटों की दरकार है, ताकि वो बीच बीच में भारत पर हमला करते रहें और भारत को यह दिखाते रहें कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर को नहीं भूलेगा। ये जो पाकिस्तान टेररिस्ट को पालता है,
अपने सांपों को दूध पिलाता है, एक दिन यही सांप भस्मासुर बनकर पाकिस्तान को डसेंगे। ऐसा हो भी रहा है, होता रहेगा। अब दर्शकों, पाकिस्तानियों की याददाश्त बड़ी कमजोर है, लेकिन आप चिंता मत करिए। मैंने आज एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं, आप भी देखिए तस्वीर। जब हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इनके चाइनीज ड्रोन मार गिराए थे, तुर्की से भी ड्रोन लाए दर्शकों, लेकिन देख रहे हैं आप, ये प्रदर्शनी लगाई थी हमने इनकी। सुनवाइए जरा वहां पर एम्बियंस। वो जैसलमेर की सीमा में था। क्या बात है, ऐसे ड्रोन आते इसको यही रखना, तो ये कोई भी जगह सक्सेसफुल नहीं हो पाया। जैसे हमारी कोई टारगेट पे इफेक्टिव नहीं हुआ, तो ये एक जो तोड़ गया उसको फिर दोबारा जोड़ जाड़ के। वो जैसलमेर की सीमा में था जो। हाँ, वहाँ भी लगा था, जैसलमेर में आया था, इधर हिसार के पास भी आया था, इसके टुकड़े भी। अब दर्शकों, मैं आपको दिखाता हूं एक और हथियार जो पाकिस्तानियों को याद रहना चाहिए। आकाश ने पाकिस्तानियों की धड़कन बढ़ा दी थी। देखिए जरा आकाश कितना जबरदस्त तैयार है। लेकिन दर्शकों, मैं आपको बताऊं, भारतीय सेना तो तैयार है, लेकिन आतंकी भी तैयारी कर रहे हैं और कुछ उनके मददगार हैं, देश में बैठे हुए हैं, छिपे हुए हैं, वो गद्दार हैं। उसका सबूत आपको देता हूं दर्शकों। आज एक बहुत बड़ी खबर सामने आई। मसूद ने जिस आतंकी साजिश की बात कही, उसके सबूत मिल गए। जम्मू के कनाचक इलाके में आतंकियों की संदिग्ध बातचीत ट्रैक की गई है दर्शकों। हुआ यह कि सीमा के पास सैटेलाइट कम्युनिकेशन एक्टिव होने के संकेत मिले। खुफिया एजेंसियों ने पूरा सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिवाइस इंटरसेप्ट किया दर्शकों। थुराया डिवाइस मोबाइल नेटवर्क के बिना सीधे सैटेलाइट से संपर्क में रहता है और इस तकनीक का इस्तेमाल सीमा पार आतंकी सुरक्षित बातचीत के लिए करते हैं। कम्युनिकेशन इंटरसेप्ट होते ही हमारे सुरक्षा बल तुरंत उस इलाके में पहुंचे। देख रहे हैं ना, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और सेना ने संयुक्त सर्च ऑपरेशन चलाया। कनाचक इलाका अंतरराष्ट्रीय सीमा से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह क्षेत्र पहले भी पाकिस्तानी आतंकियों की घुसपैठ का रास्ता रहा है, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। प्लानिंग कश्मीर में आतंकी नेटवर्क फिर से सक्रिय करने की है, जिसका सेना की वेस्टर्न कमांड के चीफ ने भी दावा किया है। पाक का मकसद भारत में धार्मिक विभाजन की अस्थिरता फैलाना है और वेस्टर्न कमांड ने कहा है पाकिस्तान देश में धर्म के नाम पर दरार चाहता है। सेना के मुताबिक सैटेलाइट कम्युनिकेशन सीमा पार साजिश का बहुत बड़ा और ठोस सबूत है। इसका कनेक्शन मसूद की धमकी और फिदायीन दावों से जोड़ा जा रहा है, यानी धमकी के बाद जमीन पर आतंकी मूवमेंट के संकेत मिलने लगे हैं। सुरक्षा एजेंसियां मानती हैं कि प्रॉक्सी वॉर की अगली कड़ी हो सकती है। लेकिन आपको आज सुनवाता हूं मैं, जनरल मनोज कटियार ने बहुत बड़ा दावा किया है, यानी सेना आतंकियों की हर साजिश से पर्दा उठाने के लिए तैयार है। सुनिए जरा। वेस्टर्न फ्रंट पर युद्ध की संभावनाएं बहुत प्रबल हैं। पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध मैत्रीपूर्ण नहीं हो पाए हैं, क्योंकि पाकिस्तान का शीर्ष नेतृत्व, जो कि हमेशा से उसकी सेना के हाथ में रहा है, वो चाहता है कि दोनों देशों के बीच लड़ाई का माहौल बना रहे। उसका मकसद लड़ाई के हालात को बनाकर रखना है, पर लड़ाई करने की ना तो पाकिस्तान में हिम्मत है, ना ही उसके पास इसकी ताकत है। वो सिर्फ आतंकवादी कार्रवाइयों के जरिए हमको नुकसान पहुंचाना चाहता है। पहलगाम में जो गत वर्ष हुआ, वो उसी सोची समझी साजिश का एक हिस्सा था। लेकिन दर्शकों, आप सोच रहे होंगे भारत की तैयारी क्या है। भारत की तैयारी ऐसी है कि इस बार पाकिस्तान को इतना मारेंगे कि उठ नहीं पाएगा। एक्सपर्ट से सुनिए। पाकिस्तान में पीएमएलएन के बड़े बड़े नेताओं ने, चाहे वो उनके विदेश मंत्री हों, डिफेंस मिनिस्टर हों, उन्होंने बयान दिया है कि भारत पर 1000 कट लगाने हैं। अगर पाकिस्तान ने फिर से भारत में कोई आतंकी हमला किया, जाहिर बात है ऑपरेशन सिंदूर अभी भी लागू है, रुका नहीं है। और इस बार का जो हमला होगा वो पाकिस्तान के 9 कैंप पर नहीं होगा, पाकिस्तान के 20 आतंकवादी कैंपों पर होगा। दूसरी बात, पाकिस्तान की एयरफोर्स के 11 हवाई अड्डे और रनवे और रेडार पर नहीं होगा। पूरी पाकिस्तान का हर एक एयरफोर्स बेस
और पाकिस्तान एयरफोर्स का हर रेडार ऑपरेशन सिंदूर 2 की जद्दोजहद में आ जाएगा। लेकिन दर्शकों, मैं आपको बताऊं, ये पाकिस्तान ये बहुत बड़ी गलती कर रहा है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, आपसे पहले इस तस्वीर को जरा देखिए। ये मुनीर जो है पाकिस्तान को बेचना चाहते हैं और शहबाज के साथ पूरा लगे हुए हैं मैदान में, लेकिन अब इन्होंने ईरान की सुपारी ले ली है, क्योंकि इनके पास जो था वो सब कुछ गिरवी रख दिया और अब अमेरिका का साथ देना है। आपको दिखाता हूं मैं उसके तस्वीर, उसके उदाहरण सामने आए। आग में हाथ सेकने की तैयारी में है मुनीर। जो ईरान जल रहा है वो अब मुनीर के लिए मौका है ट्रंप को खुश करने का, इसीलिए मुनीर ट्रंप को अपनी जमीन दे रहा है। सुनिए जरा ईरान में क्या हो रहा है। देखा दर्शकों, ईरान जल रहा है और मैंने आपसे कहा ये मुनीर क्या कर रहा है। यूएस की सेना इस समय पाकिस्तान में, ये देख रहे हैं आप, ये बाकायदा यूएस का झंडा है, देख रहे हैं आप, आर्मी है और साथ ही साथ पाकिस्तान भी और उसकी आर्मी भी यहां पर खड़ी है, दोनों के झंडे आपको दिख रहे हैं। क्या अब डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान की जमीन से ईरान पर हमला करने वाले हैं? पाकिस्तान के रास्ते क्या अब ईरान पर हमला किया जाएगा? डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के रास्ते जाने वाले हैं? यह सवाल दुनिया भर में पूछा जा रहा है, क्योंकि यूएस आर्मी इस समय पाकिस्तान में। पाक एक तरफ भारत में आतंकी हमले की साजिश कर रहा है और दूसरी तरफ मुनीर ईरान के खलीफा की सुपारी ले चुके हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि पाकिस्तान में ईरान मोर्चे पर हलचल काफी तेज हो गई है और पाकिस्तान में अमेरिकी सेना की मौजूदगी पर सवाल उठ रहे हैं। यह मौजूदगी ऐसे वक्त में है जब ईरान पर हमले की आशंका जताई जा रही है। सवाल यह, क्या अमेरिका ईरान में पाकिस्तान के रास्ते एंट्री चाहता है? क्या यह कोई ट्रंप और मुनीर के बीच रणनीतिक सौदेबाजी का हिस्सा है? क्योंकि ईरान पर अमेरिका हमले का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और पाकिस्तान के रास्ते ईरान में एंट्री बेहद आसान विकल्प है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। पाकिस्तान में अमेरिकी सेना की मौजूदगी के कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। दर्शकों समझिए इसे, पाकिस्तान में मौजूद अमेरिकी सेना ट्रंप का ईरान में बैकअप प्लान हो सकती है, ताकि जरूरत पड़ने पर पाक से सेना को सीधे तेहरान भेजा जा सके। एक्सपर्ट के मुताबिक मसूद की फिदायीन धमकी इसी साजिश का हिस्सा है, ताकि भारत में भ्रम फैले और ईरान प्लान से ध्यान हटाया जा सके। मुनीर दो मोर्चे पर खुलकर खुद को अमेरिका के लिए, यूएस के लिए उपयोगी बताना चाहता है। हालांकि पाक से ईरान में अमेरिका की एंट्री हुई तो मुनीर को बहुत बड़ी परेशानी होगी, क्योंकि ईरान, रूस और चीन दोनों की आंखों का तारा है इस समय। इस फैसले से पुतिन और जिनपिंग दोनों मुनीर के दुश्मन बन जाएंगे और यही दिक्कत है। पाकिस्तान तो अपना सब कुछ बेच चुका है, मरने के लिए तैयार है। एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। जिस तरह से पाकिस्तानी सेना अध्यक्ष फील्ड मार्शल असीम मुनीर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पूरी जकड़ में है, अमेरिका पाकिस्तान से कुछ भी करवा सकता है। अमेरिका के सैनिक पाकिस्तान पहुंच चुके हैं युद्ध अभ्यास के लिए और पाकिस्तान की धरती इस्तेमाल होगी ईरान पे हमला करने के लिए। अमेरिका पाकिस्तान का भरपूर प्रयोग कर रहा है, क्योंकि वो जानता है कि पाकिस्तान आर्थिक और सैनिक ताकत से टूट चुका है। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, डोनाल्ड ट्रंप ने पूरा प्लान बना लिया ईरान पर हमले का। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? पहला कारण मैंने आपको बताया, अब दूसरी तस्वीर आपको बताऊंगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अब सीधे खामनेई को चेतावनी दे दी है। दिखाइए जरा तस्वीर। पहले आप ये देखिए, ईरान के कई इलाकों में इस समय बमबारी हो रही है, गोलीबारी हो रही है, एक दूसरे पर आंसू गैस के गोले बरसाए जा रहे हैं। सुनवाइए एमबीएस। दर्शकों वहां पर जो अमेरिका का खास है, रजा पहलवी ट्रंप का खास है, उसके नारे सुनाई दिए, तो इस पर अमेरिका का शक ज्यादा जा रहा है। क्या अमेरिका ये सब करवा रहा है? सुनिए जरा।
दर्शकों, ईरान में इस समय दुनिया से अलग कर दिया गया, इंटरनेट बंद है, लेकिन वहां पर लोग अभी भी सड़कों पर आ गए हैं और पूरी तरह से खामनेई को हटाने के लिए तैयार हैं। सुनिए जरा। लेकिन दर्शकों, आज तो गजब हो गया। जैसा ट्रंप ने कहा कि अगर प्रदर्शन से रोकोगे तो फिर हमला करेंगे, और वही हुआ। प्रदर्शनकारी भिड़ गए। देख रहे हैं यहां पे दावा किया जा रहा है वहां पर मजहबी यानी मस्जिदों को जलाया जा रहा है, मजहबी इमारतों को आग लगा दी गई है, यानी इस्लामिक कट्टरपंथ के खिलाफ अब लोग सड़कों पर आ गए। उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। अब दर्शकों, मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं। देख रहे हैं यहां पे, ये तेहरान की तस्वीर है जहां पर ड्रोन उड़ रहे हैं। क्या पूरी तैयारी हो चुकी है? क्या ईरान को लग रहा है, क्या खामनेई को लग रहा है अब सत्ता उनके हाथ से जाने वाली है और इसकी तैयारी हो चुकी है? लेकिन दर्शकों, ये तो एक तस्वीर देखिए। अब मैं आपको बताऊंगा ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि कई जगह पर ईरान के समर्थन में जो लोग हैं, जो ईरान में खामनेई को नहीं चाहते हैं, उन्होंने झंडा हटा दिया है। झंडा जिसमें इस्लामिक रिजीम होता है, उन्होंने वो झंडा उतारा और दूसरा झंडा लगा दिया। ये देखिए आप, इस शख्स ने झंडा उतारा और ये दूसरा झंडा है जो इसके हाथ में। इसके बारे में आगे बताऊंगा आपको। ईरान जल रहा है, जनता में कोहराम मचा है। प्रदर्शन पर खामनेई गुस्से से लाल हो गए हैं और ईरान की इस आग पर अमेरिका की नजर है। सत्ता से दूर रहने वाले भी हुंकार में हामी भर रहे हैं। پاسخی دندانشکن به تهدیدهای رهبر خائن و جنایتکار جمهوری اسلامی بود. یقین دارم که او ईरान में आग तो पहले ही लग चुकी है, लेकिन इस बार की आग में अपनों का आक्रोश है, इसलिए ये किसी बड़ी अनहोनी की आहट है। लेकिन दर्शकों, आपको पता है अब ईरान में कह दिया है हमें इस्लाम और इस्लामिक रिजीम नहीं चाहिए, हमें तो अब नया झंडा चाहिए। ये देखिए आप, सबसे पहले देखिए, ये है वो झंडा जिसके खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे हैं और इन्हें अब ये झंडा चाहिए जिस पर शेर और सूर्य का निशान है। ईरान में 14 दिन से हिंसक प्रदर्शन हो रहा है। पिछले साल 28 दिसंबर को लोग सड़कों पर उतरे थे। आपको बताएं, अब ये प्रदर्शन बढ़ गया है, 100 से ज्यादा शहरों में हो रहा है। प्रदर्शनकारियों ने अल रसूल मस्जिद में आग लगा दी है। प्रदर्शन रोकने के लिए तेहरान में बिजली तक काट दी गई है। इंटरनेट सेवा ईरान में पहले ही बंद की जा चुकी है। बावजूद इसके प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं है। प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए सैनिकों ने फायरिंग तक कर दी है। सिर्फ ईरान में ही नहीं, लंदन में भी गुस्सा इस समय चरम पर है। ईरान उच्चायुक्त से इस्लामिक झंडा उतार दिया गया है, उसकी जगह पर यह झंडा, दर्शकों, शेर और सूरज वाला झंडा लगाया है। इस झंडे को उतार के यह झंडा ईरान में राजशाही शासकों के वक्त का है। राजशाही शासकों के वंशज से रजा पहलवी का ताल्लुक है। आपको बताएं, निर्वासन के चलते रजा पहलवी अभी इस समय अमेरिका में है। पहलवी के पक्ष में इसलिए तेहरान में नारे लगे और ईरान के सुप्रीम लीडर, सुप्रीम कमांडर ने फिर से अब सख्ती दिखा दी है, यानी खामनेई ने। उन्होंने प्रदर्शनकारियों को अमेरिका का एजेंट बताया है। कहा अमेरिका को खुश करने के लिए सड़कों पर हैं। ईरान के अटॉर्नी जनरल ने भी एक चेतावनी दे दी है। मोहम्मद ने कहा बड़ा बयान देते हुए, इस प्रदर्शन के दौरान जो लोग भी शामिल हो रहे हैं वो खुदा के दुश्मन हैं। आजाद ने उन्हें मौत की सजा देने का भी ऐलान कर दिया है। इतना ही नहीं दर्शकों, अगर ये हुआ तो इस समय ट्रंप की नजर ईरान पर है, यानी हमला हो सकता है। खामनेई क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। उसके हाथ 1000 से अधिक ईरानियों के खून से सने हैं। 12 दिनों के युद्ध में कमांडरों, वैज्ञानिकों और गणमान्य व्यक्तियों के अलावा आम लोगों में से 1000 से अधिक हमारे देशवासी शहीद हुए।
मैं ईरान राष्ट्र का समर्थक हूं और मुट्ठी भर अनुभवहीन लापरवाह और बिना सोचे समझे लोग इस पर विश्वास करते हैं, इसे स्वीकार करते हैं और इसकी इच्छाओं के अनुसार कार्य करते हैं। लेकिन दर्शकों, बड़ी बात क्या है, आपको बताऊं, इस समय ईरान में हालात खराब हुए हैं और दावा किया जा रहा है ये सब कुछ डोनाल्ड ट्रंप करवा रहे हैं। लेकिन इधर ट्रंप ने ईरान पर पूरा प्लान बना लिया है। देख रहे हैं आप, ये B-2 बॉम्बर्स जो निकले थे, क्या फिर से B-2 बॉम्बर जाएंगे और ईरान पर अटैक करेंगे? ये बात मैं आपसे क्यों कह रहा हूं, आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। अमेरिका में ये आप देख रहे हैं डूम्सडे प्लेन। क्या ईरान पर कोई बड़े हमले की तैयारी है? इसके पीछे का कारण क्या होता है? डूम्सडे क्या है दर्शकों, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले इस तस्वीर को सुनिए। एमएन सुनाइए जरा। Wow, look at this. इधर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कह दिया? ईरान इज लुकिंग एट फ्रीडम, मतलब आजाद होने के लिए तैयार है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि वो प्रदर्शनकारियों के साथ हैं दर्शकों। और इधर सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप नहीं, नेतन्याहू भी तैयार है, इजराइल भी तैयार है। सुनिए जरा नेतन्याहू ने क्या कहा। This is your opportunity to stand up and let your voices be heard. Woman, life, freedom. Zan, Zandagi, Azadi. Brave people of Iran, your light will defeat the darkness. I am with you. The people of Israel are with you. लेकिन दर्शकों, बड़ी बात क्या है? क्या डोनाल्ड ट्रंप बहुत बड़ा प्लान बना रहे हैं? क्योंकि वो सोशल मीडिया के जरिए इस तरह के संदेश दे चुके हैं। और बड़ी बात क्या है, ये आप तस्वीर देखिए। ये जो अभी तक सामने आया है वो सीधे सीधे धमकी है जो अमेरिका को दी जा रही है। सुनिए जरा इन्होंने क्या कहा। हरगिज ख्वाब‌های آشفته اونها نخواهد تعبیر شد. الله اکبر، الله اکبر، الله सुना दर्शकों आपने, डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल को, नेतन्याहू को चेतावनी दे रहे हैं कि आप भी हमारे निशाने पर रहेंगे। लेकिन मैं आपको बताता हूं डोनाल्ड ट्रंप का प्लान क्या है, आइए, और ईरान के लिए कितना खतरनाक है। ईरान पर अमेरिका हमले के मूड में है, ये जान लीजिए। दावा है कि युद्ध का प्लान पूरी तरह से तैयार हो चुका है। अमेरिकी अधिकारियों ने ट्रंप को जानकारी भी दी है। ईरान पर हमले के तरीकों के बारे में बताया गया है। अमेरिकी आसमान में डूम्सडे प्लेन को देखा गया है। दर्शकों आपको बताएं, 51 साल बाद लॉस एंजलिस में यह मंडराया है। युद्ध के वक्त यह विमान अमेरिका में दिखता है। बड़ी बात क्या, क्योंकि यह दुश्मनी ताकतों से अमेरिका को बचाता भी है। और डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध की मंशा भी जाहिर कर दी है। उन्होंने कहा ईरान आजादी की ओर देख रहा है, जो पहले कभी नहीं हुआ। अमेरिका मदद के लिए तैयार है। ट्रंप के बयान के बाद इजराइल की चिंता और ज्यादा बढ़ गई है। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने अलर्ट की घोषणा की, क्योंकि ईरान के निशाने पर अमेरिका और इजराइल सीधे तौर पर है। अमेरिकी प्लान के खिलाफ ईरान में अब एकजुटता भी दिखाई जा रही है। ईरान की संसद में अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी हुई, जो हमने आपको सुनाया। संसद के स्पीकर ने कड़ा ऐतराज भी जताया। मोहम्मद बागेर ने ट्रंप और नेतन्याहू को कड़ी चेतावनी दी। कहा कि अगर अमेरिका या इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो दोनों को ईरान सख्ती से जवाब देगा। इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने आज कह दिया है, हम देख रहे हैं ईरान में क्या हो रहा है। सुनिए ट्रंप क्या कह रहे हैं। Watching the situation very carefully, I've made the statement very strongly that if they start killing people like they have in the past, we will get involved. We'll be hitting them very hard where it hurts. And that doesn't mean boots on the ground, but it means hitting them very, very hard where it hurts. So, अब दर्शकों बड़ी बात क्या है, अगर डोनाल्ड ट्रंप नजर रख रहे हैं और वो प्रदर्शनकारियों के साथ हैं, तो क्या प्रदर्शन और ज्यादा उग्र होगा? क्योंकि तस्वीरें तो ऐसी ही दिखा रही हैं, देख रहे हैं आप, वहां पर नारेबाजी होने लगी। सुनवाइए जरा नारेबाजी।
दर्शकों, जैसा मैंने कहा, प्रदर्शन कड़ा हो गया है। ये ताजा तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, जहां पर एक पुलिस वाले को, एक गार्ड को, IRGC के गार्ड को जला दिया गया है। देख रहे हैं आप ये तस्वीर, दिखाइए फुल फ्रेम। यहां पर प्रदर्शन उग्र हुआ, पुलिस ने रोकने की कोशिश की। देख रहे हैं आप, पहले तो उसे मारा गया और फिर जिंदा जला दिया गया। ये ईरान में हो रहा है दर्शकों, और ईरान में दावा ये कर रहे हैं खामनेई और उनके समर्थक। ये कौन करवा रहा है? ये है दर्शकों, ईरान में शाह वंशज की मांग उठी है और दावा किया जा रहा है कि अमेरिका के इशारे पर ये भड़का रहे हैं। सुनिए जरा। मेरे प्यारे देशवासियों, अपनी हिम्मत और पक्के इरादे से आपने दुनिया की तारीफ पाई है। ईरान की सड़कों पर आपकी नई और शानदार मौजूदगी इस्लामिक रिपब्लिक के धोखेबाज और क्रिमिनल लीडर की धमकियों का जबरदस्त जवाब है। मुझे यकीन है कि उसने अपनी छिपने की जगह से ये तस्वीर देखी होगी और डर कर कांप गया होगा। सिर्फ रजा पहलवी नहीं, अब खामनेई के सामने एक और चुनौती है। चुनौती का नाम है मरियम मसूद राजावी। ये मसूद राजावी की पत्नी है दर्शकों, और इन्होंने क्या संदेश दिया है वो भी सुन लीजिए। Right. Today marks the end of the second week of the powerful uprising of the Iranian people. They are seeking the overthrow of religious dictatorship. So far, the uprising has spread to 190 cities and has shaken the regime to its core. अब दर्शकों, जो मैं आपको बताने वाला हूं उससे आप ईरान में अब अगला कदम क्या होगा ये समझ जाएंगे। और दावा कर रहे हैं हम लोग, अगर ऐसा ही चलता रहा तो ईरान में जो हालात बने हैं वो दुनिया के लिए बहुत टेंशन बढ़ाने वाले होंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की नजर है और खामनेई बाहरी और भीतरी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ये आप मान कर चलिए, अमेरिका और इजराइल के अलावा खामनेई के सामने घर में भी दुश्मन है। रजा पहलवी और मरियम राजावी अब खामनेई की टेंशन बढ़ा रहे हैं। रजा पहलवी ने एक वीडियो मैसेज के जरिए अपनी बात रखी, जो हमने आपको सुनवाया। उन्होंने ईरान की जनता से प्रदर्शन में डटे रहने की बात कही। साथ ही पहलवी ने जल्द ही ईरान लौटने के भी संकेत दिए हैं। दावा यह कि पहलवी को ट्रंप का समर्थन मिला हुआ है। इधर एक और निर्वासित नेता की पत्नी मैदान में आ गई है, जिनका नाम है मरियम। पीपुल्स मुजाहिदीन संगठन से मरियम राजावी जुड़ी हुई हैं। मरियम के पति मसूद राजावी 20 सालों से गायब हैं। अब मरियम भी ईरान में खामनेई के खिलाफ मैदान में आ गई हैं। संगठन के जरिए सत्ता में वापसी का संघर्ष कर रहे हैं, और अगर ये दोनों आए तो फिर खामनेई के सामने चुनौती होगी। लेकिन अब हम आपको बताते हैं, हमने फॉर्मर एम्बेसडर दीपक वोरा से बात की। वो इस सिचुएशन को लेकर, ऐसे हालातों को लेकर क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। खमेनी साहब ने अपनी फौज को और अपने इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर को आदेश दिए हैं कि ये लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं इन पे गोली चलाओ, इनको मारो। ट्रंप साहब इस समय देख रहे हैं वहां क्या हो रहा है और वो प्रयोग करेंगे। 2005 का एक संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रस्ताव है जिसे कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट, यानी किसी देश की सरकार अपने ही नागरिकों पर अत्याचार करती है तो कोई भी देश वहां जाके उनकी रक्षा कर सकता है। ट्रंप साहब इसी का प्रयोग करेंगे। सत्ता परिवर्तन होगा। दुनिया को वो एक संदेश देना चाहते हैं सबसे पहले कि जो ये इलाका है मिडिल ईस्ट का जहां पे इजराइल विराजमान है, ईरान तो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना चाहता है। किस लिए? क्योंकि उसने कसम खाई है कि मैं यहूदियों को, इजराइल को इस धरती से मिटा दूंगा। इससे कुछ होगा नहीं। ट्रंप जो कहता है वो करता है, जो करता है वो कहता है। उसने ठान लिया है कि खमेनी को जाना है, सत्ता परिवर्तन होगा और वहां पर फिर जो सरकार आएगी वो जैसे शाह ईरान की सरकार थी वो बहुत प्रो अमेरिका होगी। दर्शकों, अब मैं आपको बताता हूं इस बीच क्या हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर नजर गड़ा रहे हैं और इधर उनकी नजर है तेल पर। वो कह रहे हैं तेल तो अब हम लेकर रहेंगे, लेकिन आपको जो खबर बता रहा हूं, उन्होंने कहा है कि अब हम डेनमार्क पर हमला भी करेंगे। लेकिन दर्शकों, इस तेल के खेल में सब कुछ उलझ गया है। इस बीच एक खबर आई, वेनेजुएला का तेल भारत को मिलने वाला है। कैसे? आइए जरा आपको बता देता हूं। वेनेजुएला तेल भंडार पर ट्रंप बड़ा प्लान बना रहे हैं। अमेरिकी तेल कंपनियों के साथ ट्रंप ने एक बड़ी बैठक की। मीटिंग में तेल उत्पादन बढ़ाने पर चर्चा हुई। तेल और गैस से जुड़े लोगों को ट्रंप ने साफ संदेश दिया, कहा आप हमसे सीधे बातचीत कर रहे हैं, वेनेजुएला से नहीं। हम नहीं चाहते कि आप वेनेजुएला से बातचीत करें, यानी वेनेजुएला का तेल जिसे चाहिए वो ट्रंप से संपर्क करें। लेकिन ट्रंप के इस प्लान पर डेनमार्क ने आपत्ति जता दी है। देख रहे हैं,
डेनमार्क की पीएम ने इसे भविष्य के लिए खतरनाक बताया। इधर ट्रंप का यह ऐलान भारत के लिए पॉजिटिव है। अब भारत वेनेजुएला का तेल खरीद सकता है। हालांकि ये सब अमेरिकी शर्तों पर आधारित होगा। पहले भारत वेनेजुएला से बहुत ज्यादा तेल खरीदता था। अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद भारत को तेल व्यापार रोकना पड़ा। भारत की बड़ी तेल कंपनियां भी वेनेजुएला से तेल लेने के पक्ष में हैं, क्योंकि इससे भारत को तेल बाजार में कई विकल्प मिल जाएंगे। अब पूरी तैयारी की जा रही है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है हम तेल भी वेनेजुएला का लेंगे और डेनमार्क पर कब्जा भी करेंगे। सुनिए जरा। Going to do something on Greenland, whether they like it or not. I would like to make a deal, the easy way. But if we don't do it the easy way, we're going to do it the hard way. But the fact that they had a boat land there 500 years ago doesn't mean that they own the land. अब दर्शकों, खबरों में आगे बढ़ेंगे। दुनिया भर में युद्ध चल रहा है, ये तो आपने देख लिया, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को बहुत बड़ा संदेश दिया है। आज संदेश कहां से दर्शकों? सोमनाथ से। सोमनाथ से आज सनातन का शंखनाद हुआ है, नए भारत का शंखनाद हुआ है। कैसे? तस्वीर आपको दिखाता हूं। सबसे पहली तस्वीर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ मंदिर पहुंचे। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व है दर्शक। स्वाभिमान पर्व क्यों है ये आगे बताऊंगा, लेकिन पहले सुनिए जरा, एमएन सुनवाइए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अंदर प्रांगण में जाकर भगवान शिव को, सोमनाथ को जल चढ़ाया गया। प्रथम ज्योतिर्लिंग जहां सोमनाथ पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वहां जल चढ़ाया है। माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा स्ववेदा बृहस्पतिर्दधातु। अब दर्शकों आपको बताएं, आज प्रधानमंत्री ने वहां पर शौर्य यात्रा में हिस्सा लिया है, जहां उन्होंने हाथ से डमरू बजाया। दिखाइए जरा, दिखाइए तस्वीर। ये आपने शौर्य यात्रा की तस्वीर देखी। अब मैं आपको दिखा रहा हूं जहां प्रधानमंत्री ने दोनों हाथों से डमरू बजाकर दुनिया को भी संदेश दे दिया है। दिखाइए जरा, फुल फ्रेम दिखाइए, सुनवाइए। लेकिन दर्शकों, आज सोमनाथ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत कुछ कहा, और संदेश सिर्फ दुनिया के लिए नहीं था, देश के लिए भी था, सनातन के लिए भी था, और आक्रांताओं और कट्टरपंथियों के लिए भी था। महादेव, जय सोमनाथ। मौका भी था और दस्तूर भी। दुनिया विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। कौन कब किस पर हमला कर दे और क्यों कर दे, किसी को मालूम नहीं। ऐसे वक्त में पीएम मोदी ने सोमनाथ से बड़ा संदेश दिया, जो कांग्रेस के लिए भी है और कट्टरपंथियों के लिए भी। सोमनाथ पर हमला कर रहे थे तो उन्हें लग रहा था कि उनकी तलवार सनातन सोमनाथ को जीत रही है। वो मजहबी कट्टरपंथी ये नहीं समझ पाए कि जिस सोमनाथ को वो नष्ट करना चाहते हैं, उनके नाम में ही सोम अर्थात अमृत जुड़ा हुआ है। अब इसे शिव की शक्ति कहें या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिव आराधना, जो उथल पुथल के इस दौर में अपनी विरासत को सहेजने समेटने में लगे हैं और इसी विरासत की शक्ति के जरिए दुनिया को अपनी ताकत का एहसास करा रहे हैं। अपने महादेव के लिए उन्होंने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया, अपना सब कुछ
देवाधिदेव महादेव को अर्पण कर दिया। लेकिन दर्शकों, बड़ी बात क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कई आए थे हमें मिटाने वाले, सारे मिट गए हैं और सोमनाथ वैसे ही आज खड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। पिछले 2 दिन से प्रधानमंत्री गुजरात के सौराष्ट्र में हैं, जहां से वे सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। यह पर्व मंदिर पर हमले के 1000 साल पूरे होने पर है दर्शकों, जिसमें महमूद गजनवी ने मंदिर पर सबसे बड़ा हमला किया था। मकसद मंदिर का नामो निशान मिटाना था, लेकिन वो नाकाम रहा। गजनवी के बाद दूसरे मुस्लिम हमलावर भी आए, कई हमले किए मंदिर पर, कोई भी हमलावर अपने मकसद में कामयाब नहीं हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज खुलकर इस बात का जिक्र किया। उन्होंने कहा उस वक्त आतताइयों ने सोचा था कि ये जीत गए हैं, मकसद में कामयाब रहे हैं, लेकिन मंदिर पर ध्वज आज भी फहरा रहा है। ये दुनिया तक संदेश पहुंचा रहा है, हिंदुस्तान की शक्ति को बता रहा है। आगे कहा, जब आक्रांता सोमनाथ पर हमला कर रहे थे, उन्हें लग रहा था उनकी तलवार सनातन सोमनाथ को जीत रही है, लेकिन वे समझ नहीं पाए कि जिस सोमनाथ को वो नष्ट करना चाहते थे, उसके नाम में सोम है, जिसका मतलब अमृत होता है। उसमें हलाहल पीकर भी अमर रहने वाला विचार है। और आज सनातन का सोमनाथ वैसे ही वहीं का वहीं आज भी स्थापित है। सुनिए पीएम मोदी ने क्या कहा। सोमनाथ का इतिहास विनाश और पराजय का इतिहास नहीं है, ये इतिहास विजय और पुनर्निर्माण का है, हमारे पूर्वजों के पराक्रम का है, हमारे पूर्वजों के त्याग और बलिदान का है। आतताई आते रहे, मजहबी आतंक के नए नए आक्रमण होते रहे, लेकिन हर युग में सोमनाथ पुनः पुनः स्थापित होता रहा। इतनी सदियों तक का संघर्ष, इतना लंबा प्रतिकार, इतना महान धैर्य, सृजन और पुनर्निर्माण का ऐसा जीवन, ये सामर्थ्य अपनी संस्कृति में, ऐसा विश्वास और ऐसी आस्था दुनिया के इतिहास में ऐसा उदाहरण मिलना मुश्किल है। आज तलवारों की जगह दूसरे कुत्सित तरीकों से भारत के खिलाफ षड्यंत्र हो रहे हैं, और इसलिए हमें ज्यादा सावधान रहना है। ऐसी हर ताकत को हराना है जो हमें बांटने की साजिशें रच रही है। अब दर्शकों, मैं आपको बताता हूं, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर पहुंचे और उन्होंने ओम का जाप किया, और कई बटुक यहां पर पहुंचे हुए थे। सुनवाइए जरा। और कई वेदाचार्यों के साथ पाठ भी उन्होंने सुना, उद्घोष भी किया। सुनवाइए जरा। लेकिन दर्शकों, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बताया कि कैसे कट्टरपंथियों ने तो मंदिर को उजाड़ा, लेकिन कई लोगों ने जो जीर्णोद्धार कर रहे थे उन्हें रोकने की कोशिश की, और उसमें कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फुल फॉर्म में थे दर्शकों। सोमनाथ में मजहबी कट्टरपंथियों पर हमले तो किए ही, लेकिन कांग्रेस की तुष्टीकरण पर भी खुलकर हमला बोला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेहरू का नाम लिए बगैर कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला। उन्होंने दो टूक कहा कि आज भी हमारे मंदिर का विरोध होता है, आजादी के वक्त भी सोमनाथ के जीर्णोद्धार का विरोध किया गया था। उन्होंने कहा, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ के पुनर्निर्माण की शपथ ली तो उन्हें भी रोकने की कोशिश की। इशारा कहां था आप समझिए। 1951 में राष्ट्रपति को भी रोकने की कोशिश की। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्राण प्रतिष्ठा में जाने से रोका गया, लेकिन राष्ट्रपति सोमनाथ की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुए
और राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सेंसर कर दिया गया था। सोमनाथ से राष्ट्रपति के भाषण को नहीं सुनाया गया था। पता है दर्शकों आपको, ऑल इंडिया रेडियो को भाषण ना सुनाने के लिए कहा गया था। यह हुआ था उस दौरान। जैसे ही राजेंद्र प्रसाद ने मंदिर में अपना भाषण शुरू किया, रेडियो पर उनकी आवाज को ब्लैकआउट कर दिया, गायब। नेहरू को डर था कि इससे मुसलमान नाराज हो जाएंगे, और यह फैक्ट है दर्शकों, इसी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिक्र किया है। लेकिन आप सुनिए क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सुनवाता हूं। वो ताकतें मौजूद है, पूरी तरह सक्रिय है, जिन्होंने सोमनाथ पुनर्निर्माण का विरोध किया। तुष्टीकरण के ठेकेदारों ने हमेशा इस कट्टरपंथी सोच के आगे घुटने टेके। जब भारत गुलामी की बेड़ियों से मुक्त हुआ, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ के पुनर्निर्माण की शपथ ली, तो उन्हें भी रोकने की कोशिश की गई। 1951 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के यहां आने पर भी आपत्ति जताई गई। अब दर्शकों बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी और अहम बात यह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संदेश तो दिया। दिखाइए जरा तस्वीर। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि दी, जिन्होंने मंदिर के पुनर्निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। अगली तस्वीर दिखाइए। प्रधानमंत्री ने श्रद्धांजलि दी और आज लोगों के साथ जो वहां पर श्रद्धालु पहुंचे थे, ढोल भी बजाया कलाकारों के साथ। सुनिए जरा। आज कई सांस्कृतिक कार्यक्रम स्वाभिमान पर्व है दर्शकों। ये स्वाभिमान इसलिए क्योंकि आज भी हमारा भगवा ध्वज वहां पर लहरा रहा है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। आज यहां पर शौर्य यात्रा निकली दर्शकों, जिसमें 108 घोड़े थे। देख रहे हैं आप, ये शौर्य यात्रा बता रही है कि कैसे भारत में सनातन लगातार बढ़ता रहा। कई अताताई आए, लेकिन वो वहीं का वहीं स्थापित रहा। लेकिन दर्शकों आपको बताता हूं मैं, सोमनाथ मंदिर का इतिहास क्या है, क्योंकि कई बार कहा जाता है कि मंदिर पर हमला हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। आइए जरा मैं आपको बताता हूं। सोमनाथ मंदिर पर 17 बार आक्रमण किया। हर बार मुस्लिम शासकों ने इसे मिटाने की कोशिश की। पहला हमला सबसे पहले अल जुनैद ने किया दर्शकों। सूबेदार अल जुनैद ने साल 725 ईस्वी में हमला किया। सूबेदार जुनैद ने अरब सत्ता के इशारे पर सोमनाथ मंदिर पर हमला किया, और इस हमले में मंदिर का ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन सबसे बड़ा हमला महमूद गजनवी ने किया दर्शकों। आपको बताऊं मैं, महमूद गजनवी ने 1026 में मंदिर पर हमला किया था। गजनवी ने हमले में 50,000 लोगों को मार डाला, मंदिर से 60 क्विंटल सोना भी लूट कर ले गए। और आज यही सोमनाथ में स्वाभिमान पर्व मनाया जा रहा है, क्योंकि आज 1000 साल पूरे हुए। और फिर उसके बाद कई हमले हुए। 1299 में अलाउद्दीन खिलजी ने हमला किया। 1395 में जफर खान ने मंदिर को नुकसान पहुंचाया। 1412 में अहमद शाह ने हमला किया, भारी नुकसान हुआ दर्शकों हमें। 1469 में महमूद बेगड़ा का अटैक, बेगड़ा ने पूजा पर रोक लगा दी। 1706 में औरंगजेब ने सोमनाथ मंदिर तोड़ने का आदेश दिया। 11वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के बीच मंदिर पर कई हमले हुए। सारे हमलावर मुस्लिम शासक थे, मुस्लिम लुटेरे थे। मंदिर टूट रहा था दर्शकों, लेकिन भगवान वहां पर स्थापित थे, तो मंदिर बन रहा था। राजा भीमदेव और राजा भोज ने पुनर्निर्माण कराया। आपको बताऊं मैं, 1782 में अहिल्याबाई होलकर ने पुनर्निर्माण कराया। मुस्लिम लुटेरे मंदिर तोड़ते रहे, हिंदू राजा उसे बनवाते रहे। यही है दर्शकों, आजादी के बाद जीर्णोद्धार हुआ 1947 में। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पुनर्निर्माण कराया। 1951 में राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुए, और 2026 में सोमनाथ की प्राण प्रतिष्ठा के 75 साल पूरे हुए हैं। लेकिन दर्शकों बड़ी बात क्या है कि सोमनाथ मंदिर हमारे लिए स्वाभिमान क्यों है? आइए जरा मैं आपको बताता हूं। क्योंकि मंदिर 2 मंजिल पर बना हुआ है। उसकी खास बात क्या है? ऊंचाई आपको बता रहा हूं, 155 फीट इसकी ऊंचाई है। बनावट मंदिर बलुआ पत्थरों से बना हुआ है।
इसमें लोहे का इस्तेमाल नहीं हुआ है। शैली इसकी चालुक्य शैली है, जिसमें मरु और गुर्जर शैली भी कहा जाता है। हिंदू वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है ये। और ध्वज दंड जो आप देख रहे हैं वो लगभग 11 मीटर लंबा है। इसे रोज 3 बार बदला जाता है। कलश मंदिर में सोने से जुड़ा हुआ है। 1666 में कलश लगे और वजन 10 टन है दर्शकों इसका। गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित है वेरावल में। यह मंदिर 3 नदियों के संगम पर बना हुआ है। यहां हिरण, कपिला, सरस्वती का महासंगम होता है और समुद्र का किनारा भी है। आज प्रधानमंत्री ने कैसे सोमनाथ की गाथा को बताया, सुनवाता हूं आपको। कि ठीक 1000 साल पहले ठीक इसी जगह पर जहां आप बैठे हैं, क्या माहौल रहा होगा। आप जो यहां उपस्थित हैं, उनके पुरखों ने, आपके पुरखों ने, हमारे पुरखों ने जान की बाजी लगा दी थी। अपनी आस्था के लिए, अपने विश्वास के लिए, अपने महादेव के लिए उन्होंने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। सोमनाथ के इस स्वरूप के लिए कितने ही शिव भक्तों ने, संस्कृति के उपासकों ने, संस्कृति के ध्वज धारकों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। अपना सब कुछ देवाधिदेव महादेव को अर्पण कर दिया। खबरों में आगे बढ़ेंगे दर्शकों। आज आपको एक और बड़ी खबर बताते हैं, सीधे लेकर चलते हैं गुजरात से महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में चुनाव हो रहे हैं दर्शकों, शहर की सरकार के। लेकिन अब दर्शकों इतना चुनाव बढ़ गया है और नेताओं की जबान फिसल रही है कि अब तो जुबान काटने पर बात आ गई। दिखाता हूं मैं आपको, पहली तस्वीर दिखाइए, ये देखिए आप। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, बीजेपी के कई बड़े नेता चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। फुल फ्रेम दिखाइए जरा इसे। यहां चुनाव प्रचार चल रहा है और इधर अखिलेश यादव की पार्टी से आते हैं अबू आजमी, समाजवादी पार्टी से। वो नीतीश राणे को कह रहे हैं कि मेरा बस चलेगा तो जुबान काट दूंगा। सुनवाता हूं मैं आपको अबू आजमी ने कैसे धमकी दी है। यहाँ का मंत्री बोलता है सर कि कुरान शरीफ पढ़ना है तो पाकिस्तान में जाके पढ़ो, बोलता है ना। अबू आसिम को ताकत दे दो, ऐसी बढ़ती हुई जुबानों को नहीं काट दिया तो अपने बाप की औलाद नहीं। इधर अबू आजमी ने बात कही और एक संदिग्ध शख्स आया, नीतीश राणे के घर पर बैग छोड़कर भाग गया। नीतीश राणे को पहले भी धमकी मिली है दर्शक, लेकिन उसके बाद पुलिस अब जांच कर रही है। लेकिन बड़ी बात क्या दर्शक, एक तरफ धमकी दी जा रही है, जुबान काटने की बात हो रही है, और उधर असद उद्दीन ओवैसी भी मैदान में आए। वो चाहते हैं कि बुर्का वाली पीएम बन जाए, मेयर बन जाए, और हिजाब पर बात चल रही है। सुनिए जरा। कि अब इलेक्शन आ गया तो बोल रहे नहीं मेयर उन्हें बनेगा, मेयर इन्हें नहीं बनेगा। अरे बाबू, पाकिस्तान के संविधान में लिखा हुआ है कि सिर्फ एक ही मजहब का आदमी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर या सदर बन सकता है। बाबा साहिब अंबेडकर का जो संविधान है वो ये कह सकता है कि कोई भी भारत। ओवैसी को जवाब दिया है नीतीश राणे ने। अबू आजमी से क्या कहा ये आपको आगे बताऊंगा, पहले सुनिए ओवैसी को क्या जवाब दिया। भौंकने वाले कुत्ते कभी काटते नहीं, भौंकने वाले कुत्ते कभी काटते नहीं। इसलिए हमारे हिंदू राष्ट्र में खड़ा रह के हिंदुओं को अगर ये कोई धमकाने का अगर कोशिश करता रहेगा, मतलब इस हमारे हिंदू राष्ट्र को इस्लाम राष्ट्र बनेगा, ऐसी धमकी ओवैसी देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दर्शकों मैं आपको बताता हूं, ये बीएमसी की लड़ाई अब बहुत ज्यादा नेताओं के लिए अहम की लड़ाई बन गई, इसलिए तो जुबान फिसल रही है। आइए
जरा आपको बताते हैं क्या हो रहा है। मुंबई में बीएमसी चुनाव से पहले जुबानी जंग काफी तेज हो गई है। महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे पर अखिलेश यादव की पार्टी के अबू आजमी ने हमला कर दिया। कहा मुझे ताकत मिले तो मैं उसकी जुबान काट दूंगा। दरअसल नितेश राणे ने एक कार्यक्रम में कहा था कुरान पढ़ना है तो पाकिस्तान चले जाओ। नितेश राणे के इसी बयान पर अबू आजमी भड़क गए। नितेश राणे को बौना और नेपाली तक बता दिया। कहा मस्जिद में घुसकर मुसलमानों को मारने की बात करता है, इतनी ताकत है तो पुलिस को हटा दे और मस्जिद में घुसकर दिखा दे, देख तेरी क्या हालत होती है, अबू आजमी कह रहे हैं। फिर कहते हैं ताकत मिले तो ऐसे मंत्री की जुबान काट दूंगा। हम राम नवमी में पानी लेकर खड़े रहते हैं, ये कहते हैं देश में रहना है तो वंदे मातरम कहना पड़ेगा। नितेश राणे ने हिंदू उत्सवों पर पत्थरबाजी पर सवाल उठाए। कहा ईद या मुहर्रम के दौरान कोई पत्थरबाजी नहीं होती। रामनवमी हनुमान जयंती पर जुलूस निकलता है तो पत्थरबाजी क्यों होती है? अगर ईद शांतिपूर्ण रह सकती है तो रामनवमी को डिस्टर्ब करने की कोशिश क्यों की जाती है? मैं देशभक्त मुसलमानों के खिलाफ नहीं हूं। जो लोग जिहाद करना चाहते हैं उन्हें स्वाभाविक रूप से आपत्ति होगी। वंदे मातरम नहीं कहने पर पाकिस्तान या कराची कहां भेजें, यह नितेश राणे ने कहा। लेकिन दोनों पर इस समय पूरी नजर है क्योंकि एक दूसरे को धमकी दी जा रही है। सुनिए जरा। इस हिंदू राष्ट्र में कोई भी अगर मेरे हिंदू समाज की तरफ गंदी नजर से देखेगा तो हम यहाँ सहन करेंगे नहीं। ये किसी के अब्बा का पाकिस्तान नहीं है, ये हमारे हिंदू राष्ट्र है कि यहाँ महाराष्ट्र में हिंदुत्वादी सोच की सरकार है। हिंदू समाज ने हमें चुन के ये सरकार बनाई है। हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ये हिंदुत्वादी सोच के हैं, इसलिए यहाँ के हिंदू समाज को सुरक्षित रखना ये हमारा परम कर्तव्य स्वीकार के आपको सबको इधर काम करना है। यहाँ का मंत्री बोलता है सर कि कुरान शरीफ पढ़ना है तो पाकिस्तान में जाके पढ़ो, बोलता है ना। अबू आसिम को ताकत दे दो, ऐसी बढ़ती हुई जबानों को नहीं काट दिया तो अपने बाप की औलाद नहीं। एक मंत्री है, नेपाली दिखता है, टिंगरा सा है, अरे बोलता है कि मस्जिद में घुस के मुसलमानों को मारूंगा। क्या मारेगा तू? इतनी ताकत तेरी है, पुलिस को हटा दे और आप मस्जिद में घुस के देख ले क्या हालत तेरी होती है। लेकिन दर्शकों बड़ी बात क्या है, इधर ओवैसी कह रहे हैं बुर्के वाली पीएम बनेगी, लेकिन आज हिमंता बिस्वा शर्मा मैदान में आए और उन्होंने असद उद्दीन ओवैसी को जवाब दिया। सुनवाता हूं आपको। Anybody can become prime minister, but India is a Hindu nation, Hindu civilization, and we will always believe and we are extremely confident that Indian Prime Minister will always be a Hindu person. ऐसा है ना, उनके दिमाग में ट्यूबलाइट है, उनको संविधान पे वो ओत लिए हैं। संविधान में कहाँ लिखा हुआ है? वो पाकिस्तान की ज़हनियत रखता है हेमंत बिस्वा शर्मा, इसीलिए कि पाकिस्तान के संविधान में लिखा हुआ है कि एक ही समुदाय का आदमी ही देश का प्रधानमंत्री उस देश का और प्रेसिडेंट बन सकता है। हमारे देश में बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान जो दिया हुआ है, जो हेमंत बिस्वा शर्मा से ज्यादा दिमाग था, ज्यादा पढ़े लिखे थे। अफसोस ये है कि जो लोग संविधान को ना समझते, ना उसकी स्पिरिट को समझते, तो उनकी सोच छोटी है, वो छोटे दिमाग के आदमी है। इस तरह से छोटी छोटी बात करते वो। भौंकने वाले कुत्ते कभी काटते नहीं, इसलिए हमारे हिंदू राष्ट्र में खड़ा रह के हिंदुओं को अगर ये कोई धमकाने का अगर कोशिश करता रहेगा, मतलब गजवाए हिंद अंतर्गत इस हिंदू राष्ट्र को इस्लाम राष्ट्र बनाने के लिए जो कोशिश हो रही है ना, उसकी शुरुआत बुर्के वाली पंतप्रधान की धमकी से है। मतलब कल अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, इधर बीएमसी में जबरदस्त घमासान मचाया, उधर अमित शाह पहुंच गए केरल, पद्मनाभ स्वामी मंदिर में पूजा की। अगली तस्वीर दिखाइए। केरल के दौरे पर पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह और आज बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, क्योंकि वहां पर बीजेपी का मेयर बनाए दर्शकों। कहां पर दर्शकों? केरल में। आइए आपको बताते हैं केरल में बीजेपी की जीत पर गृह मंत्री अमित शाह ने क्या बोला। बीजेपी दक्षिण भारत में पार्टी को मजबूत करने में जुटी हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केरल का दौरा किया।
बीजेपी कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाते हुए कहा, अब केरल की बारी है, यहां भी बीजेपी का सीएम बनेगा। 2026 में केरल में बड़ा राजनीतिक बदलाव होगा। मैंने कहा था अगर तिरुवनंतपुरम नगर निगम में बीजेपी का मेयर बनता है तो मैं मंदिर जाकर भगवान पद्मनाभ स्वामी का धन्यवाद करूंगा, उनका आशीर्वाद लूंगा। आज मैंने मंदिर जाकर पूजा की, सभी को धन्यवाद दिया। शाह ने कहा 2014 में बीजेपी को केरल में 14% वोट मिले, 2019 में 16% और 2024 में यह बढ़कर 20% हो गया है। अब 20 से 40% तक का सफर करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह बदलाव आपको 2026 में दिखेगा। केरल में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा। सुनिए जरा। दोनों गठबंधन सुनिश्चित है, या तो हम करेंगे या वो करेंगे। अब केरल में अभी जो लोकल बॉडीज के चुनाव हुआ उसने पूरा परिदृश्य बदल दिया है। मैं केरल की जनता को अपील करने आया हूं, एक नए विचार का, नए ब्लड का और नए प्रकार के पॉलिटिक्स की केरल को जरूरत है, जो केवल और केवल भारत। दर्शकों, सुना आपने, गृह मंत्री अमित शाह ने अगला टारगेट सेट कर लिया है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे आज के सूत्र की। आज का सूत्र लिया है आचार्य चाणक्य से। पत्थर तब तक सुरक्षित रहता है जब वो पर्वत से जुड़ा रहता है। पत्ता तब तक सलामत रहता है जब तक पेड़ से जुड़ा रहता है। इसी तरह इंसान भी तभी तक सुरक्षित रहेगा जब तक वो परिवार के साथ जुड़ा हुआ है। परिवार से अलग होकर आजादी तो मिल जाती है, लेकिन संस्कार खत्म हो जाते हैं। और आप भी परिवार के साथ जुड़े रहिए, अपना ध्यान रखिए। अब Realme 16 Pro सीरीज के साथ कैप्चर कीजिए हर स्पेशल मोमेंट। इस बार और भी स्मार्ट टच के साथ 200 मेगापिक्सल पोर्ट्रेट मास्टर कैमरा देता है क्रिस्प हाई डिटेल्स और लाइफ लाइक इमेजेस, और AI स्टाइल में फीचर्स हर फ्रेम को देता है स्मार्ट स्टाइलिंग और रिफाइंड लुक। चाहे सेल्फीज हो या इंपॉर्टेंट मोमेंट्स, हर शॉट्स लगता है नेचुरली एनहांस्ड और विजुअली बैलेंस्ड। Realme 16 Pro सीरीज, परफेक्ट एट एवरी ज़ूम। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH